हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज वर्ल्ड। फ्रेंड्स, अभी हम लोग गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसका तीन पार्ट जो है वो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, जिसमें हम लोग चंद्रगुप्त प्रथम हो या फिर समुद्रगुप्त हो या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, ये जो इम्पोर्टेंट शासक थे गुप्त साम्राज्य के, उनके बारे में देख चुके हैं। आज हम लोग देखेंगे क्या, मैंने आपको कल ही बताया था कि नेक्स्ट जो पार्ट आएगा वो स्पेशली फाहियान को लेके, ठीक है। फाहियान जो चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे भारत आए थे और एक चीनी यात्री थे। उसके बाद यहाँ पे कुछ शासक हैं जैसे कुमारगुप्त है, स्कंदगुप्त है, तो इन सब के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो जो आज हमें टॉपिक पढ़ना है वो है फाहियान, ठीक है, जिसका कार्यकाल यानी कि कब ये भारत आया था और कब ये भारत से गया था। तो 399 ईस्वी में ये भारत आए थे फाहियान, एक चीनी यात्री थे, ठीक है। और यहाँ से गए कब थे फ्रेंड्स? 414 ईस्वी में, ठीक है। यहाँ पे देखिए, फाहियान एक चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय स्थल मार्ग से भारत आया था तथा समुद्री मार्ग से ये वापस यहाँ से चला गया था, ठीक है। वह एक बौद्ध भिक्षु था जिसने लगातार 15 वर्षों तक यात्रा की, जिसमें से 6 वर्ष उसने भारत में तथा 3 साल पाटलिपुत्र में, यानी कि 15 वर्षों तक उन्होंने, फाहियान जो थे उन्होंने बहुत विभिन्न देशों की यात्रा की, जिसमें से 6 वर्ष वो पाटलिपुत्र में स्पेशली रहे थे। 6 वर्ष ये भारत में रहे थे। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे कि 6 वर्ष फाहियान जो थे वो भारत में, 15 वर्ष में 6 वर्ष इन्होंने भारत में बिताए थे, और इस 6 वर्ष में से 3 साल जो है वो, यानी कि 3 वर्ष जो है वो पाटलिपुत्र में रहे थे। फाहियान ने अपनी पुस्तक में इनकी पुस्तक का एक नाम है फ्रेंड्स फायूकी, ठीक है। इस बुक का आप लोग नाम याद रखेंगे, फायूकी। हेनसांग जो आगे आते हैं, चीनी यात्री थे वो भी, उनकी भी एक बुक है जो मैं आपको आगे बताऊंगी, उनकी बुक का नाम है सियूकी, ठीक है। तो वो हमें आगे मिलेगा। चलिए, यहाँ पे जो है फायूकी ये बुक का नाम था, और उन्होंने, किसने लिखा था? फाहियान ने ये बुक लिखी थी। और उसमें क्या बताया था उन्होंने? राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक जीवन का वर्णन इन्होंने किया है, लेकिन उसने चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम कहीं भी नहीं दिया, यानी कि इनके बुक में चंद्रगुप्त द्वितीय का नाम कहीं पे भी नहीं मिलता है। फाहियान का भारत वर्णन कैसे है वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहले फाहियान के अकॉर्डिंग राजनीतिक दशा, यानी कि भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी थी उसके बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, फाहियान के अनुसार मगध के राजा का शासन श्रेष्ठ एवं कुशल था, ठीक है। राजतंत्र प्रमुख था, लेकिन राजा का प्रमुख उद्देश्य प्रजा का हित करना था। शासन संचालन के लिए एक मंत्री परिषद होती थी। आय का मुख्य साधन जो था वो भूमि कर था, जिसे उद्रंग कहते थे। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे क्या है, यानी कि क्या था, शासन जो था वो राजतंत्र था। शासन यानी कि राजा, उसके बाद राजा का पुत्र, ऐसे शासन चलता था यहाँ पे। राजा का उद्देश्य प्रजा की हित करना, ठीक है। शासन संचालन के लिए एक मंत्री परिषद होती थी। तो इस चीज को आप आज से भी रिलेट करके देख सकते हो कि आज भी हमारे यहाँ जो हमारी गवर्नमेंट है वहाँ पे एक मंत्री परिषद होती है, ठीक है। आय का मुख्य साधन क्या था फ्रेंड्स? भूमि कर था, जिसे क्या कहते थे? उद्रंग कहते थे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फाहियान ने जो भारत में जो राजनीतिक दशा का वर्णन किया है उसमें भूमि कर को क्या कहा जाता था? तो इसे उद्रंग कहा जाता था, ठीक है। समाज में कुछ अन्य कर भी प्रचलित थे, जैसे कि वट भूत धान। वट भूत धान ये अनाज कर कहे जाते थे। हिरण्य मतलब मूल्यवान धातुओं पर कर ये लगाए जाते थे। इसके अलावा न्याय शुल्क, अर्थदंड और भोग कर, व्यापारिक वस्तुओं पर ये कर लगाए जाते थे, ठीक है। साम्राज्य की विशालता तथा प्रशासन चलाने हेतु फाहियान ने अनेक सरकारी कर्मचारियों की सूची भी दी थी। चलिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो कौन कौन से कर्मचारी थे जिसे फाहियान ने जिनका नाम दिया है। सबसे पहले तो राजा माते, ठीक है। सम्राट का परामर्शदाता। परामर्शदाता का मतलब कुछ नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको घबराने की जरूरत नहीं है ये वर्ड देख के, क्योंकि परामर्श का मतलब होता है क्या? किसी को सलाह देना। तो राजा माते जो होते थे वो किसी भी काम में, जैसे जो राजा हैं अगर कोई भी निर्णय ले रहे हैं या फिर अगर राजा को निर्णय लेने में कठिनाई हो रही है तो वहाँ पे वो सलाह दिया करते थे। दूसरे हैं महासामंत या फिर महाप्रतिहार, ये अंतःपुर के अधिकारी थे। तीसरे राजस्थानीय, सम्राट के राजा प्रसाद का अधिकारी था ये। देश पाशाधिकारी, ये पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी था। और यहाँ पे चौराधर्णिक गुप्तचर विभाग का अधिकारी था ये, ठीक है। कुछ और भी हैं जैसे कि मठ, ये क्या थे? आप यहाँ पे जो मठ देख रहे हो ये पुलिस के सिपाही को कहा जाता था। उपरिक, न्याय व राजस्व अधिकारी। याद रखिएगा कि ये जितने भी हम लोग अधिकारियों के नाम पढ़ रहे हैं वो फाहियान की बुक के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, ठीक है।
विनय स्थिति स्थापक यानी कि मुख्य दंडाधिकारी, दंड नायक या फिर महादंड नायक को न्याय विभाग का अधिकारी कहते थे। ठीक है, यहाँ पे न्याय विभाग के अधिकारी को ऐसा पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में कि महान्यायाधिकारी को या फिर न्याय विभाग अधिकारी को क्या कहते थे, तो उनको दंड नायक या फिर महादंड नायक के नाम से जाना जाता था। भंडाराधिकृत ये कोष विभाग का अध्यक्ष था। महाछपटलिक ये राजकीय राजकीय लेखे जोखे जो होते हैं उनका अधिकारी था ये। इसके अलावा यहाँ पे महासेनापति ये सेना का सर्वोच्च अधिकारी था। महापिलपति ये हाथियों की सेना का अध्यक्ष थे। ठीक है, महाअश्वपति ये अश्वारोही सेना के अध्यक्ष थे। ये बहुत ही इजी है महाअश्वपति, क्योंकि अश्व का मतलब ही घोड़ा होता है। ठीक है, रण भंडारगारिक ये क्या थे, युद्ध एवं रसद विभाग के अधिकारी थे। इसके बाद भी आप देखोगे रण भंडाधिकृत आया है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ये मिलता जुलते हैं। ठीक है, इन सभी अधिकारियों को राज्य की तरफ से नकद वेतन मिलता था तथा वे सभी अधिकारी ईमानदारी तथा निष्ठा से काम किया करते थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कुछ ऑफिसर्स के नाम है, कुछ अधिकारियों के नाम है जो फाहियान के अकॉर्डिंग दिए गए हैं, जो फाहियान के अकॉर्डिंग जो भारत की राजनीतिक दशा थी उनके अकॉर्डिंग दिए गए हैं ये। ठीक है, सामाजिक दशा कैसी थी, देखो फाहियान के अनुसार गुप्त काल में शांति, समृद्धि तथा ललित कलाओं के संरक्षण में सामाजिक जीवन में एक अलग वातावरण उत्पन्न हुआ था। यहाँ पे मैंने आपको बताया था चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे फ्रेंड्स कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे उनके काल में कहीं से भी कोई चोरी चकारी या फिर कोई मारपीट दंगे ये सब बिल्कुल नहीं होते थे। पूरा साम्राज्य था जो उनका चंद्रगुप्त द्वितीय का, उनके साम्राज्य में पूरी तरह से शांति व्याप्त थी। ठीक है, एक तो इसका कारण था कि विदेशों के साथ व्यापार शुरू हुए थे, पूरा राज्य जो था वो धनी मनी हो गया था। ठीक है, कोई भी आर्थिक कारण नहीं था कि लोग आपस में एक दूसरे पे क्या उसको मारपीट करे या फिर दंगे करे। ठीक है, ना कोई धार्मिक कारण था, क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे वो एक धर्म सहिष्णु राजा थे, सब धर्म को समान यहाँ पे आदर दिया जाता था। उसके अलावा सबके पास काम थे जिससे उन्हें कहीं से भी चोरी चकारी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, और यहाँ पे विकास बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो अगर हमारे देश में, अगर हम भारत की बात कर ले, अगर यहाँ पे काम होंगे, ठीक है, जब सारे युवा जो हैं या फिर जो लोग हैं अपने अपने कामों में लगे रहेंगे, तो यहाँ पे कोई चोरी चकारी ये सब नहीं होगी। ठीक है, तो और दंड, ठीक है, दंड गुप्त साम्राज्य का कठोर था, जिसकी वजह से क्या होता था, कोई भी गलत काम करने की सोचता भी नहीं था। ठीक है, तो इस तरह से शांति, समृद्धि तथा ललित कलाओं यानी कि ललित कला, विभिन्न चित्रकारी जो है फ्रेंड्स, चित्रकारी का यहाँ पे बहुत ज़्यादा उत्थान हुआ है। ठीक है, सामाजिक जीवन में एक अलग वातावरण यहाँ पे उत्पन्न हुआ था। समाज वर्ण व्यवस्था पर आधारित थी तथा 4 वर्ण प्रचलित थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र। समाज में संयुक्त परिवार की प्रथा थी। जैसे कि आप देखते हो ज्वाइंट फैमिली, हालांकि अब ये बहुत कम देखने को मिलती है, शायद ही कहीं आप देखोगे कि ज्वाइंट फैमिली है, लेकिन फिर भी यहाँ पे समाज में संयुक्त परिवार की प्रथा जो है वो प्रचलित थी तथा यहाँ पे दास प्रथा का भी प्रचलन था। ठीक है, एक पॉइंट और यहाँ पे दिया गया है कि जो पंडित को जो दान दिए जाते थे उनमें दान में दासों को भी दिए जाने का यहाँ पे साक्ष्य मिला है। तो इसलिए कहा जाता था कि यहाँ पे दास प्रथा का प्रचलन था, लोग अपनी सेवा करने के लिए, ठीक है, काम करवाने के लिए दासों को भी रखा करते थे। स्त्रियां जो थी वो स्वतंत्रता पूर्वक भ्रमण करती थी, लेकिन उच्च कुल की स्त्रियां घर से बाहर निकलने पर घूंघट का भी प्रयोग किया करती थी। ऐसा कहा है किसने, फाहियान ने। विभिन्न जातीय तथा संप्रदायों में अंतर जातीय विवाह भी प्रचलित थे तथा स्त्रियां जो थी वो राजकाज में भाग लेती थी। ठीक है, यहाँ पे अंतर जातीय यानी कि आप इंटरकास्ट मैरिज जो सुनते हो, एक जाति की दूसरे जाति के साथ, वो भी यहाँ पे प्रचलित थी, वो विवाह यहाँ पे होते थे। लेकिन यहाँ पे क्या था कि उच्च घर की जो यानी कि उच्च कुल की जो स्त्रियाँ थी वो घर से बाहर निकलने पे घूंघट का प्रयोग करती थी। लेकिन ऐसा नहीं था फ्रेंड्स कि इन पे कोई ज़बरदस्ती की जाती थी, ऐसा बिल्कुल नहीं था, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो कि स्त्रियाँ भी कामकाज में भाग यहाँ पे लेती थी। चलिए अब हम लोग देखते हैं आर्थिक दशा की फाहियान के अकॉर्डिंग गुप्त साम्राज्य की आर्थिक दशा क्या थी। फाहियान के अनुसार देश धन धान से परिपूर्ण था तथा चारों ओर आर्थिक समृद्धि विराजमान थी। ये मैंने अभी आपको बताया है। लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था तथा गेहूं, दाल, चावल, जूट, मक्का, कपास, नील, फल, सब्जियां इत्यादि की खेती यहाँ पे की जाती थी। ठीक है, देश का प्रमुख व्यवसाय जो था, यहाँ पे फ्रेंड्स थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, ये जो होगा देश का प्रमुख व्यवसाय गुप्तकाल में क्या था, कपड़ा व्यवसाय। ठीक है,
कपड़ा उद्योग तथा रेशमी वस्त्र जो थे वो बनारस तथा मथुरा में बनाए जाते थे। तो ये भी पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है फ्रेंड्स कि जो रेशमी वस्त्र होते थे, ठीक है, और वो कहाँ बनाए जाते थे गुप्त काल में, तो बनारस तथा मथुरा में, या फिर कोई ऐसी चीज़ जो गुप्त काल में जिस पे अर्थव्यवस्था निर्भर करती हो। तो आपको तो पता ही होगा कि यहाँ पे कृषि बहुत ज़्यादा अच्छी होती थी, और दूसरा कि यहाँ पे कपड़ा उद्योग जो था यहाँ पे प्रमुख व्यवसाय के रूप में जाना जाता था। देखो यहाँ पे गुप्त काल में व्यापार भी पूरी उन्नति पर था तथा जल एवं स्थल दोनों मार्गों से यहाँ पे व्यापार किया जाता था। व्यापार की मुख्य वस्तुओं में सोना, चांदी, सूती एवं रेशमी वस्त्र, ठीक है, रत्न, मसाले तथा नमक भी प्रमुख थे। तो ये भी एक आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट बन सकता है। यहाँ पे देखो धार्मिक दशा क्या थी। फाहियान के लेखों से तत्कालीन भारत की धार्मिक अवस्था का भी पता चलता है। चलिए देखते हैं कैसे। ब्राह्मण धर्म पूरी उन्नति पर था, लेकिन सभी धर्मों का सम्मान यहाँ पे किया जाता था, ठीक है। शिक्षा कैसी थी। गुप्त काल में शिक्षा का भी पर्याप्त प्रचार था। राज्य की ओर से सुसंगठित शिक्षण संस्थान की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन उस टाइम कैसे थी, गुरुकुल की व्यवस्था थी फ्रेंड्स। जो बच्चे होते थे वो गुरुकुल में जाके गुरु से शिक्षा प्राप्त करते थे, ठीक है। और फाहियान ने पाटलिपुत्र का वर्णन किया है। चलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हम लोग देखते हैं। फाहियान ने पाटलिपुत्र का भी एक विवरण प्रस्तुत किया है, ठीक है। पाटलिपुत्र में फाहियान अशोक के महल से बहुत ही प्रभावित थे। महल की दीवारों पर चित्रकारी एवं अत्यंत सुंदर कढ़ाई की गई थी। अशोक के महल से फ्रेंड्स चंद्रगुप्त जो मौर्य साम्राज्य के जो राजा थे, शासक थे अशोक, उनके महल से यहाँ पे फाहियान जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे, ठीक है। राजधानी में निःशुल्क औषधालय की व्यवस्था थी तथा सभी निर्बल, असहाय, रोगी, विधवाएं सभी की देखभाल बहुत अच्छे से यहाँ पे की जाती थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे फाहियान के अकॉर्डिंग, जैसे कि फाहियान ने राजनीतिक दशा, आर्थिक दशा, शिक्षा कैसी थी, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो धार्मिक दशा कैसी थी, पाटलिपुत्र का इन्होंने वर्णन किया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे फाहियान से संबंधित, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि अगर आप IAS, ठीक है, UPSC का एग्जाम देने जाओगे तो यहाँ पे आपसे डिटेल में पूछा जा सकता है कि फाहियान के अकॉर्डिंग भारत की कैसी दशा थी गुप्त साम्राज्य के काल पे, ठीक है। गुप्त साम्राज्य में, गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे फाहियान आए थे, उस समय भारत की कैसी दशा थी, राजनीतिक, आर्थिक, किसी भी दशा के बारे में आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पे। अब हम लोग देखते हैं कुमारगुप्त प्रथम के बारे में, ठीक है। किसके बाद, चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद जो शासक थे फ्रेंड्स वो थे कुमारगुप्त प्रथम, और इनका शासनकाल 415 से लेकर 455 ईस्वी तक का था। चलिए इसमें हम लोग देखते हैं क्या क्या है। सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय की मृत्यु के बाद उसका पुत्र कुमारगुप्त प्रथम गद्दी पर बैठा, ठीक है। यहाँ पे आप कुमारगुप्त फर्स्ट लगा लेंगे, यानी कि कुमारगुप्त प्रथम लगा लेंगे, क्योंकि आगे जाके कुमारगुप्त द्वितीय, तृतीय भी शासक हुए हैं, ठीक है। तो उसका पुत्र कुमारगुप्त गद्दी पर बैठा, ठीक है। मंदसौर अभिलेख से कुमारगुप्त प्रथम के बारे में यहाँ पे जानकारी मिलती है, और सबसे अधिक अभिलेख 18 की संख्या में कुमारगुप्त प्रथम के ही मिले हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप देखोगे तो वहाँ पे पूछा भी गया है, ठीक है। वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि सबसे अधिक अभिलेख गुप्त साम्राज्य में किस शासक के मिले हैं, तो वो कुमारगुप्त प्रथम के मिले हैं, जिसकी संख्या 18 है। और आपको यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, और इसलिए नहीं होना है दोस्तों क्योंकि आपसे ऑप्शन में समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त प्रथम, इन सब के नाम पूछे जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये एक बहुत महान शासक रहे थे, उन्होंने बहुत सारे काम भी किए थे, लेकिन उनसे रिलेटेड उतने ज़्यादा अभिलेख नहीं मिले हैं जितने कुमारगुप्त प्रथम से मिले, यानी कि सबसे ज़्यादा अभिलेख ये गुप्ता डायनेस्टी में कुमारगुप्त प्रथम ने ही लिखवाए थे, ठीक है। उसके शासनकाल में गुप्त साम्राज्य की शक्ति जो है स्थिर रही, किंतु अंतिम वर्षों में शुंग वंश के वंशजों ने गुप्त साम्राज्य पर भीषण आक्रमण भी कर दिए थे। यहाँ पे कुमारगुप्त ने वृद्धावस्था के कारण स्वयं अतिक्रमणकारियों का सामना नहीं किया तथा इसका कार्यभार अपने पुत्र स्कंदगुप्त के हाथों में दे दिया था। यानी कि अब हम लोग कुमारगुप्त प्रथम के बाद स्कंदगुप्त के बारे में पढ़ेंगे, जो कुमारगुप्त के पुत्र थे। तुमुल अभिलेख में कुमारगुप्त प्रथम को शरदकालीन सूर्य कहा गया है, ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। कुमारगुप्त को शरदकालीन सूर्य कहा गया है, ऐसा किस अभिलेख में कहा गया है? तुमुल अभिलेख में। यह आपसे पूछा जा सकता है कि गुप्त साम्राज्य के किस शासक को शरदकालीन सूर्य कहा गया है, ठीक है।
मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाऊंगी आपको, और उसमें देखना आप कि ये सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे वहाँ पे। कुमारगुप्त प्रथम ने व्याघ्र बल पराक्रम, ठीक है, महेंद्रादित्य, अजीत महेंद्र, अश्वमेध महेंद्र तथा शक्रादित्य आदि की उपाधियां भी धारण की थी इसने, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट कौन है, ये तो आप यहाँ पे बल पराक्रम, ठीक है, यहाँ पे शक्रादित्य, ये सब सारी जो उपाधियां हैं वो एकदम अच्छे से आप ध्यान में रख लेंगे। और यहाँ पे गुप्ता डायनेस्टी में जिस भी शासक ने जो भी उपाधियां धारण की है फ्रेंड्स, वो भी आपको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में हमेशा पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। यहाँ पे आप प्रथम लगा लोगे, अभी हम लोग कुमारगुप्त प्रथम के बारे में ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, बख्तियार खिलजी ने इस विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय जो आप देख रहे हो, उसकी स्थापना गुप्त वंश के शासक कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा ही की गई थी। लेकिन आगे जाके जब खिलजी वंश के बारे में हम लोग पढ़ेंगे मेडाइवल हिस्ट्री में, तो उसमें बख्तियार खिलजी ने क्या किया था कि नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया था। ठीक है, तो ये थी कुमारगुप्त के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे स्कंदगुप्त, जिनका शासनकाल था 455 से लेके 467 ईस्वी तक। और स्कंदगुप्त जो थे फ्रेंड्स, वो गुप्ता डायनेस्टी के अंतिम महान राजा के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने विक्रमादित्य की भी उपाधि भी इन्होंने धारण की थी। इसके बाद वैसे कोई शासक नहीं हुए जो गुप्ता डायनेस्टी को एक पूरे क्षेत्र में बांध के रख सके। ठीक है, यहाँ पे चलिए स्कंदगुप्त के बारे में देखते हैं। देखिए, इसने क्रमादित्य की उपाधि धारण की। सबसे पहले तो स्कंदगुप्त की उपाधि आपको ध्यान में रखनी है क्रमादित्य की। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख से क्या पता चलता है कि गिरनार के प्रशासक चक्रपालित, ठीक है, यहाँ पे प्रशासक गिरनार के जिसे स्कंदगुप्त ने नियुक्त किया था, चक्रपालित नाम था इनका, जो पर्णदत्त के पुत्र थे। ये चक्रपालित जो थे वो पर्णदत्त के पुत्र थे। उन्होंने क्या किया था, चक्रपालित ने सुदर्शन झील का फिर से निर्माण करवाया था। यहाँ पे एक पॉइंट और मैं अब आपको बता दूं कि आपको यहाँ पे 3 पॉइंट दिख चुके हैं। ठीक है, पहला तो सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे ये सुदर्शन झील बनवाया गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जब हम लोग शुंग वंश में आते हैं तो शुंग वंश के टाइम पे भी शुंग वंश के मंत्री ने इसका ये जीर्णोद्धार करवाया था, यानी कि फिर से उसको सही कंडीशन में लाया था। इसके बाद आप यहाँ पे देख रहे हो स्कंदगुप्त के भी जो प्रशासक थे, जो गवर्नर थे, मंत्री थे, चक्रपालित, उन्होंने फिर से इसका निर्माण करवाया। तो यहाँ पे आपके 3 पॉइंट निकल के आ रहे हैं। यहाँ पे जो है फ्रेंड्स वो आपके 3 पॉइंट निकल के आ रहे हैं। और यहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि आपसे पूछ लिया जाएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री कौन थे, या फिर यहाँ पे स्कंदगुप्त के जो मंत्री है वो उनका नाम चक्रपालित है, पुष्यमित्र शुंग के मंत्री कौन थे। तो ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। देखिए, यहाँ पे स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख जो है वो गाजीपुर में है, हुनों द्वारा आक्रमण की जानकारी देता है। यानी कि सबसे पहले हुनों का जो आक्रमण हुआ था वो किसके काल में हुआ, गुप्ता काल में। और गुप्ता काल में शासक कौन थे, तो वो शासक स्कंदगुप्त थे। ठीक है, तोड़मन तथा मिहिरकुल प्रसिद्ध हुन राजा थे। ये नाम आपको आगे मिलेगा, मैं हुन वंश के बारे में भी थोड़ा सा बताऊंगी डिटेल में आगे जाके। ठीक है, वहाँ पे ये पॉइंट आपको मिल जाएगा। कहोम स्तंभ लेख में स्कंदगुप्त को क्या कहा गया है, सक्रोपम, तथा जूनागढ़ अभिलेख में श्री परीक्षिप्त वृक्षा कहा गया है। ठीक है, तो ये कुछ नाम दिए गए हैं, आप ध्यान में एक बार रख लेंगे। स्कंदगुप्त ने प्रशासनिक सुविधा के उद्देश्य से अयोध्या को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, यानी कि वो अपने प्रशासन को अच्छे ढंग से चला सके, इसलिए उन्होंने अयोध्या को अपनी राजधानी बनाया। पीछे मैं थोड़ा सा आपको ले चलूँ, चंद्रगुप्त द्वितीय ने पाटलिपुत्र से राजधानी को कहाँ ट्रांसफर कर दिया था, उज्जैन में। ठीक है, यह गुप्त वंश का अंतिम महान शासक था जिसने गुप्त साम्राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखा था। स्कंदगुप्त ने विक्रमादित्य की उपाधि भी धारण की, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। उसके बाद स्कंदगुप्त के बाद गुप्त वंश में कोई भी योग्य शासक यहाँ पे नहीं हुआ है। ठीक है, अब देखो आ गया ना सामने। देखो यहाँ पे महत्वपूर्ण तथ्य कुछ है, जैसे कि सुदर्शन झील से संबंधित 4 प्रमुख शासक थे। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया, तो यहाँ पे आप ध्यान से देख लो। सबसे पहले तो चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, ये मंत्री जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के जो मंत्री थे पुष्पगुप्त, या फिर आपको कहीं कहीं पुष्यगुप्त के भी नाम से यहाँ पे मिल जाएंगे ये। उसके बाद अशोक के मंत्री थे तुषास्प, इनका नाम मैंने आपको नहीं बताया था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद रुद्रदामन के मंत्री थे फ्रेंड्स, माफ कीजिएगा मैंने शुंग वंश के काल में कह दिया था, ये जो है रुद्रदामन वो शक वंश के राजा थे। ठीक है, तो रुद्रदामन के मंत्री थे सुविशाख,
ठीक है। उन्होंने फिर से सबसे पहले बनवाया पुष्पगुप्त ने, जो चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री थे। फिर उसको दोबारा तुषास्प ने ठीक करवाया, जो अशोक के मंत्री थे। फिर उसको सुविशाख ने ठीक करवाया था, जो रुद्रदामन के मंत्री थे शकवंशीय, ठीक है। इसके बाद स्कंद गुप्त ने ठीक करवाया था ये सुदर्शन झील को, जिसके जो मंत्री थे वो पर्णदत्त या फिर चक्रपालित के भी नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। पर्णदत्त या फिर चक्रपालित के भी नाम से यहाँ पे जाने जाते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल है। पहला दो, चंद्रगुप्त मौर्य एंड अशोक, ये मौर्य काल से संबंधित राजा थे। रुद्रदामन की बात करें तो ये शकवंशीय राजा थे, ठीक है, जो मध्य एशिया से आए थे। उसके बाद स्कंद गुप्त की बात करें तो गुप्त लगा हुआ है फ्रेंड्स, ये बिल्कुल इजी है, ये गुप्ता डायनेस्टी के राजा थे, ठीक है। थोड़ा सा मंत्री आपको याद करना है। तो आप यहाँ पे मात्र 2 बार इसको वीडियो को यहीं पे पॉज करेंगे और 2 बार इसको पढ़ लेंगे, बिल्कुल इजी है। चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री कौन थे? पुष्पगुप्त, ठीक है। अशोक के मंत्री तुषास्प, रुद्रदामन के मंत्री सुविशाख एंड स्कंद गुप्त के मंत्री जो थे वो पर्णदत्त या फिर चक्रपालित थे, ठीक है। यहाँ पे देखो स्कंद गुप्त के बाद के शासक भी कुछ हुए हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि इनके बाद स्कंद गुप्त के बाद कोई भी वैसा शासक नहीं हुआ है, लेकिन कुछ नाम है जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है। चलिए देखते हैं। पुरुगुप्त, कुमारगुप्त द्वितीय, यहाँ पे कुमारगुप्त द्वितीय शासक हुए हैं फ्रेंड्स, इसलिए मैंने आपको बताया है कि कुमारगुप्त प्रथम के नाम से उनका नाम याद रखेंगे, क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाले जो शासक थे गुप्त वंशीय वो कौन थे? कुमारगुप्त प्रथम, ठीक है। यहाँ पे बुधगुप्त देख रहे हो आप, नरसिंहगुप्त, कुमारगुप्त तृतीय भी हुए हैं। यहाँ पे एक शासक का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा भी कहीं जा सकते हैं, भानुगुप्त, ठीक है। यहाँ पे भानुगुप्त का नाम इम्पॉर्टेंट है, जो आप एक पॉइंट ऐड कर लेंगे। भानुगुप्त का इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे भानुगुप्त के एरन अभिलेख है उनका, भानुगुप्त का जो है उन्होंने एरन अभिलेख लिखवाया था, इसलिए इनका नाम इम्पॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से ज़्यादा पॉइंट तो नहीं, लेकिन इतना पूछा जाता है कि एरन अभिलेख किस शासक ने लिखवाया है, या फिर भानुगुप्त का अभिलेख जो है वो किस नाम से प्रचलित है। तो एरन अभिलेख के नाम से प्रचलित है ये भानुगुप्त का एरन अभिलेख, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि गुप्त साम्राज्य का जो अंतिम शासक था वो कौन था? विष्णुगुप्त। ये जो सारे नाम हैं ये छोटे छोटे शासक आए हैं बहुत कम ही टाइम के लिए। लास्ट शासक यानी कि गुप्त वंश के जो अंतिम शासक थे वो कौन थे? विष्णुगुप्त थे। और गुप्त वंश के सभी शासक वैष्णव धर्म को मानने वाले थे, परंतु बुद्धगुप्त जो है उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बुद्धगुप्त ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, और इम्पॉर्टेंट भी है साथ ही साथ इजी भी, क्योंकि आप बस अपने दिमाग में ये रखोगे कि किसी गुप्ता डायनेस्टी के किसी एक शासक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, और बिल्कुल इजी है, जैसे ही आपका ऑप्शन में रहेगा बुद्धगुप्त आप उसे लगा दोगे टिक, ठीक है, क्योंकि बुद्धगुप्त और बौद्ध दोनों सेम ही नाम है। गुप्त वंश के 3 शासकों ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, और कौन कौन से थे? समुद्रगुप्त, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में आपको पता ही है, स्कंदगुप्त के बारे में आपको पता है, तो एक शासक कौन से बचे? वो बचे समुद्रगुप्त, ठीक है। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट शासक थे, ठीक है। इंपॉर्टेंट शासक, जैसा कि मैंने आपको कल कहा था फ्रेंड्स कि मैं कल फाहियान और जो कुमारगुप्त प्रथम या फिर स्कंदगुप्त हुए शासक उनको पढ़ा के मैं खत्म करूंगी। फिर हम लोग चलेंगे कहाँ पे? गुप्तकालीन प्रशासन पे। गुप्तकालीन प्रशासन पे हम लोग चलेंगे। तो नेक्स्ट जो आपका वीडियो आएगा, ठीक है, जो नेक्स्ट वीडियो आएगा आपका वो गुप्तकालीन प्रशासन पे आएगा, ठीक है। गुप्तकालीन प्रशासन पे मैं देखती हूँ 1 या 2 वीडियो आएंगे यहाँ पे गुप्तकालीन प्रशासन के, उसके बाद आपका जो गुप्ता डायनेस्टी है वो खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग आफ्टर गुप्ता में चलेंगे कि आफ्टर गुप्ता में कौन कौन से शासक थे, वहाँ पे क्या क्या हुआ था। जैसे हम लोग ने आफ्टर मौर्य पढ़ा था, जिसमें आपने हिंद यूनानी शक, ठीक है, इनके बारे में पढ़ा था। हिंद यूनानी शक थे, पहलव थे, कुषाण थे। फिर आपने क्या देखा था? शुंग वंश, ठीक है, कण्व, सातवाहन वंश, इन सब वंशों के बारे में देखा था। वैसे ही गुप्त साम्राज्य के बाद जो है वो भारत का विघटन शुरू होता है, और यहाँ पे भी नए नए साम्राज्य की उत्पत्ति होती है, तो उनके बारे में हम लोग देखेंगे। लेकिन उससे पहले सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? गुप्तकालीन प्रशासन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से क्वेश्चन भी हमेशा आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और फिर मैं आपके लिए ऐसे ही डेली नए नए वीडियोस लाती रहूँगी, एंशिएंट हिस्ट्री, फिर मिडाइवल हिस्ट्री से रिलेटेड, फिर मैं मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ बढ़ूँगी।
चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू।